नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आप सभी का टारगेट ऑन परिवार में स्वागत करता हूं। आपको जो कल टेस्ट दिया गया था 12 बजे उसका सलूशन कराने के लिए, और आपको बता दें कि मैथ्स स्पेशल बैच 2024-25 में आपको डेली एक 12 बजे टेस्ट दिया जाता है और जिसका सलूशन आपको 7 बजे शाम को प्रोवाइड करा दिया जाता है। उस कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं मैथ मॉक टेस्ट 7 पर। और ये ना कि टेस्ट है, बल्कि आपको जो भी टेस्ट दिया जाता है वो आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपके स्पेशल बैच में, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, उसकी पूरी भरपूर प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको कराए जाते हैं। तो आज हम मैथ्स मॉक टेस्ट 7 का सलूशन करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्याएं होंगी। द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 विल बी। आपको बता दें कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। अगर ए बी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ए बी परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में अगर अपरिमेय संख्याएं की बात की जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, आपकी रूट ए बी होंगी। लेकिन कंडीशन ये है कि रूट ए बी का जो मल्टीपल होगा, दोनों का मल्टीपल होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों का गुणनफल, मान लीजिए कि पहली संख्या ए इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। बी बराबर अगर 2 दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि इनके बीच में अपरिमेय संख्या, आप जब रूट ए बी करेंगे 8 गुणे 2, ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। रूट में 16, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। 4 एक परिमेय संख्या है। 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यह कहना गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एक कंडीशन बताया जाता है कि ए बी अगर एक परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी दोनों परिमेय भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच अपरिमेय संख्या पूछी जाए तो वो हमेशा रूट ए बी होती है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का जो गुणनफल है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वह परफेक्ट स्क्वायर निकल गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह जो है अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज, एक पॉइंट और भी बता देता हूं। अगर ए और बी परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच आपसे परिमेय संख्या पूछे तो हमेशा आप ऐसे कर देना, a प्लस बी बाई 2 इनके बीच में एक परिमेय संख्या होगी। दो संख्याएं अगर भिन्न भिन्न संख्याएं a और b परिमेय है और उनके बीच में परिमेय संख्या पूछे, आपसे परिमेय संख्या पूछे, तो हमेशा a प्लस बी बाई 2 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देख लेते हैं। इसमें आपको पूछा गया था कि 2 और 3 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, या कौन सी ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय है। कितनी नहीं पूछी गई थी। बेसिकली अगर कितनी की बात करेंगे तो अनंत संख्याएं होंगी। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर कितनी पूछा होता तो सीधा सीधा अनंत होता, लेकिन पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो हमको है पता है a इक्वल टू 2 दिया है, b बराबर 3 दिया है, तो हमको पता है अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट ए बी होता है। और रूट ए बी की कंडीशन में 2 गुणे 3 हुआ तो 2 तिहाई 6, यानी कि रूट 6 जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी दोनों संख्याओं के बीच में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 0.0159 में एक का स्थानीय मान क्या है। एक का स्थानीय मान पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी रहे 325, ठीक है 325, इसमें पूछ ले 2 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 2 को, इसको हम पूरे संख्या को अगर एक्सपेंशन करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, और प्लस का 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, प्लस का 5 लिख सकते हैं। अगर इसका स्थानीय मान पूछ रहा है, यानी कि ये 10th प्लेस पे है, 10वें स्थान पे है, 20वें स्थान पे है, इसलिए आपको इसका स्थानीय मान आप बताएंगे 10th प्लेस में, यानी कि इसका 20वां स्थानीय मान होगा, यानी कि 10वां स्थानीय मान होगा। वंस ये वंस होगा, ये टेंस होगा, दहाई के स्थान पर ये आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बता दें कि अगर इसमें का डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद गिन लेंगे कितने जो है अंक हैं। जैसे एक की वैल्यू आपको से पूछ रहा है, एक का स्थानीय मान, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 1 लिखेंगे और यहाँ दशमलव के नीचे आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद जितने संख्या के बाद ए आ रहा है उतना 0 बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ 1 लिखेंगे, उसके आगे उतना 0 बढ़ा देंगे, यानी 1/100 1 की वैल्यू हुई। ठीक है, 1/100 आपकी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ, एक का स्थानीय मान। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि P और Q एक संख्या है 728 PQ की दो एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसमें से यह 80 से विभाज्य है, तो P इंटू Q किसके बराबर है? P इंटू Q किसके बराबर है? एक चीज आप समझिएगा, P इंटू Q की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा, अगर 80 से कोई संख्या डिविजिबल है तो यानी कि 8 गुणे 10, ठीक है। यह संख्या 8 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 10 से कटती है, इसका मतलब उसका अंतिम अंक हमेशा 0 होगा, तभी वह संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा वह 10 से नहीं कटेगी। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि जो ये Q है, ये Q की वैल्यू 0 होगी हमेशा, हर कंडीशन में। और हमसे पूछा क्या गया था, P इंटू Q किया गया था। हमको P की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया Q की वैल्यू क्या है, 0, और किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो हमेशा वो 0 बनाता है, इसलिए आपका 0 करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन का आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हमको देखना होता है कि हमको मेनली बेसिकली फाइंड क्या करना होता है, एक आंसर निकालना होता है ऑप्शंस में से, तो हम ये चेक कर लेते हैं जिससे आसान। अब मुझे अगर मैं P की वैल्यू निकालता, मुझे कोई फायदा नहीं होता, मुझे दिख गया कि Q की वैल्यू 0 है और P इंटू Q है। अगर 0 से किसी भी संख्या में गुणा होगा, P कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो हमको P निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें आपको सीखनी होंगी कि हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको दिखना शुरू हो जाए कि हमारा आंसर निकल जाएगा, वहीं पर आपको क्वेश्चन छोड़ के आंसर पर टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 9 अंकों की संख्या 8, 9, 5, 6, 3, x 87 y संख्या 72 से विभाज्य है, तो आपको बताना क्या है, रूट में 7x माइनस 3y का वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। एक चीज सोचिएगा, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो आपको पता है 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 9, ठीक है। यानी कि वह संख्या क्या है, 8 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। 8 से विभाज्यता मैंने आपको कल बताई थी, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो लास्ट का 3 अंक आप यहां पर देख लीजिए, ये है 8 से कटेगा, 8 के 8 कट जाएगा, बचेगा 7। अब 7 के साथ क्या होना चाहिए, जो कि y से आपको इससे 8 से पूरा कट जाए, यानी कि 7 के साथ अगर 1 रखेंगे तो ये कभी नहीं कटेगा, 7 के साथ अगर हम 2 रखते हैं तो ये बिल्कुल कट जाएगा, 8 9 72। तो y की वैल्यू हम यहां पर कर लेते हैं 2, ठीक है। y की वैल्यू 2। पॉसिबिलिटीज और भी बनेंगी, ठीक है, लेकिन और पॉसिबिलिटीज पे आपको नहीं जाना है। 8 9 72, 8 9 81, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, और पॉसिबिलिटीज इसकी नहीं बन रही हैं। और भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं लेकिन और क्वेश्चंस में, लेकिन तब क्या करना होता है आपको, तब आपको सबसे छोटे से पहले चेक करना होता है। सबसे छोटे पर जहां पॉसिबिलिटी बने वहां से आपको चेक कर लेना चाहिए, आगे तब बढ़ना चाहिए जब छोटे वाले से आपको उत्तर ना प्राप्त हो। लेकिन इस कंडीशन में आपको एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि 2 के अतिरिक्त और कोई संख्या लेंगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, y की वैल्यू हमको 2 पता चल गई, अब हम 9 की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए 9 के कंडीशन क्या होता है, इसका सम जो होता है, सम डिविजिबल होना चाहिए 9 से, ठीक है। एक चीज देखिएगा, जब हम हमेशा आप सम निकालिएगा तो कभी भी ऐसा मत करिएगा पूरा सम करिएगा, पूरा सम करने की आपको जरूरत ही नहीं होती है। सीधा सीधा आपको जब 9 दिख जाए तो उसको काट दो, भाई 9 कट गया, 6 और 3 मिलकर 9 बना रहा है, इसको भी काट दो, ठीक है। अब बचा क्या, अब आपको दिख रहा है 8 बचा, 5 बचा, 8 5 13 हुआ, ये 8 और 5 जुड़ के 13 हुआ, और 13 में ये 7 जुड़ा, कितना हुआ 20 हुआ, और 20 में ये 8 जुड़ा 28 हुआ, ठीक है। 28 दिखा, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 28 2 30, यानी कि 30 प्लस का x, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये डिविजिबल होना चाहिए आपका 9 से, ठीक है। 9 से अगर 30 में भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है 3, 9 त्रिक 27 होता है 3। अब 3 प्लस x जो है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। x की वैल्यू अगर हम यहां पर 6 ले लें तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू आपकी हुई 6,
ठीक है। अब यहां पर हमको दोनों की वैल्यू पता चल गई, तो हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं 7 और इंटू एक्स की वैल्यू हमको 6 दिखी थी, तो एक्स की वैल्यू हम 6 रख लेते हैं, माइनस का 3 इंटू वाई की वैल्यू हमको पता है, वाई की वैल्यू है 2 रखते हैं और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 छक 42, 42 माइनस का 3 दूनी 6, 42 माइनस का 6 कितना हुआ, रूट में 36, और रूट 36 की वैल्यू आपको पता है 6 होती है, 6 इंटू 6 तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 आपका इस प्रकार आंसर हुआ। ऑप्शन सी ना आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? ठीक है, अंडर रूट, ये अंडर रूट नहीं है, बेसिकली फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 20 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होता है? फैक्टोरियल 20 का क्या होता है? देखिए इसके दो तरीके हैं। अगर कभी भी आप फैक्टोरियल 20 का कभी भी आप गैर शून्य अंक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई संख्या लिखी गई है, लिखा गया 320, ठीक है, आपसे पूछा कि गैर शून्य अंक क्या है, दाएं गैर शून्य अंक बताइए, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट इसका मतलब उसका 0 है, 0 के बाद वाली जो संख्या होगी वो पूछना चाह रहा है, यानी कि ये 0 काट दो, इसके बाद जो संख्या बचेगी यही आपसे पूछना चाह रहा है। अगर इसमें 2-3 जीरो होता, मान लीजिए 3200 ऐसे होता, तो सब 0 हटा देते, ये लास्ट वाला यही अंक आपसे पूछ रहा है, गैर शून्य, यानी कि जो अंक शून्य नहीं है, इकाई अंक से शुरू करेंगे आप, जहां तक 0 रहेगा उसको छोड़ के उसके जस्ट बाद वाला जो अंक है वही आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में एक चीज मैं बता दूं, दो तरीके हैं निकालने के, एक बहुत लेंदी प्रोसेस है और एक फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूला आपको याद रखना ज्यादा सही होता है। ठीक है, आपको अगर वैसे मैं बताऊं तो वैसे भी मैं बता सकता हूं, लेकिन वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है जिसमें आपको कम आनंद आएगा। ठीक है, 20 की बात करें तो 20 में हम ऐसे कर सकते हैं, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, आपको मैक्सिमम पावर बताया गया होगा, जितनी भी अभाज्य संख्याएं 20 से कम है। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं ये क्या है, कम है, यानी कि लेस देन 20 है, उनकी पावर निकाल लो, इस फैक्टोरियल में पावर निकाल लो, पावर, ठीक है, उनकी अधिकतम पावर निकाल लो। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 और 5 के जो कॉमन होंगे, जो कॉमन पावर होगा, क्योंकि 0 तो यही बनाता है ना, कॉमन पावर होगा, उस कॉमन पावर को छोड़ देंगे, बाकी सब अंकों का आपस में गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही इकाई अंक होगा, यानी कि गुणा करने का मतलब उसका इकाई अंक ही निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि 17 गुणे 220 लिखा है तो पूरा गुणा करें, पूरा नहीं, लास्ट में आप जैसे आपका लिखा रहता है 34 गुणे 35 गुणे 36 ऐसे रहता है, तो लास्ट में आप इकाई अंक निकालते समय 4 का 5 में, 5 का 6 में ऐसे गुणा करते हैं, इधर वाला अंक छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आपको सब अभाज्य संख्याओं का पावर में कर आपको निकालना होगा पूरा इकाई अंक। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, आपका लेंदी प्रोसेस हुआ, काफी टाइम टेकन हो जाएगा, सब अभाज्य संख्याओं का पावर निकालना, फिर 2 और 5 के कॉमन पावर को छोड़ना, उसके बाद आप जो है इकाई अंक निकालना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में एक फार्मूला है, तो हम कहेंगे कि आप इस प्रोसेस पर न जाकर आप फार्मूले का प्रयोग करें, जिससे आपको कम समय में आंसर मिल जाए और आप आंसर लगा सकें। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है गैर अंक शून्य की बात करें तो ये क्या होता है, 2, ठीक है, पावर a इंटू a फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू b फैक्टोरियल, ये होता है गैर शून्य, ठीक है, अंक। अब a और b क्या है ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये संख्या 20 है, ठीक है, 20 में जब आप 5 से भाग देते हैं, 5 से, क्योंकि 5 बड़ी संख्या होती है, इसी के कॉमन जो आपका पार्ट होता है उसी पर 0 डिपेंड करता है, इसलिए 5 से हम भाग देते हैं, 5 की पावर निकालते हैं, 5 चौक 20, यानी कि इसका जो कोसेंट होगा, कोसेंट यानी कि भागफल कितना आएगा, इसका भागफल आएगा 4, 5 चौक 20, पूरा भाग जा रहा है 5 चौक 20, ये कोसेंट हुआ, तो यही कोसेंट आपकी a हुआ। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 20 पूरा कट जा रहा है 5 से, रिमाइंडर आपका ये होता है b, रिमाइंडर आपका आ रहा है 0, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, जो भागफल है वो 4 आ रहा है और शेषफल 0 आ रहा है, तो भागफल जो होता है वो a की वैल्यू होती है और जो शेषफल होता है वो b की वैल्यू होती है। अब a और b की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको अंक प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितना हुआ आपका a की वैल्यू कितनी है 4,
2 की पावर 4 इंटू, और आपका a की बात करें तो a 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू b 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां से आप निकाल सकते हैं 2 की पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 16 आ जाएगा आपका, 16 ये आ जाएगा, इंटू आ जाएगा यानी गुणे आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करें, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24, यानी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुई, 24 हुई, ठीक है। इंटू 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, आप ये चीज याद रख लीजिए। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज जब आपको फैक्टोरियल पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये सब आपको फैक्टोरियल जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस समय, जब आपको जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा तो उस समय आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप याद रखिए 0 फैक्टोरियल जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से आपको पूरा नहीं गुणा करना, सीधा सीधा इकाई अंक गुणा निकालना है, तो इकाई अंक गुणा करिए, 6 चौक 24, ठीक है। 24 में इकाई अंक क्या हुआ, ये आपका 4 हुआ, यही आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप जो है अपने प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करिए, जिससे ये क्वेश्चन नए क्वेश्चन हैं, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 34 56 37 और 300 पावर 37 25 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 34 56 373 00 की पावर 37 25, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने कहा राइट मोस्ट जीरो की बात करें, सबसे दायां गैर शून्य अंक का, तो जीरो से आप छोड़ देते हैं, इस जीरो को छोड़ देंगे। अब बचा 3, यहां से भी हमको वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, क्योंकि हमको क्या करना है, जीरो के जस्ट बाद वाले अंक से जो इकाई अंक आएगा वही निकालना है। तो 3 की पावर, अब बेसिकली बचा क्या, 3 की पावर 37 और 25, ठीक है। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, यानी कि उसके क्या होता है, रिमाइंडर में उसका पावर जो होता है उसमें आप 4 से भाग देकर रिमाइंडर लिखते हैं यूनिट डिजिट निकालते समय। 4 की विभाज्यता आप जानते हैं, लास्ट में जो 2 अंक होता है उसी पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम 25 में 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 24 तो कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1, शेषफल 1 बचेगा, यानी कि शेषफल को अगर रिमाइंडर के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 बराबर 3 होता है, यानी कि राइट मोस्ट आपका नॉन जीरो डिजिट क्या हुआ, 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें आपको निकालना क्या, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। एक चीज हमको दिख रही है, 126 को क्या लिख सकते हैं, 126 को आप लिख सकते हैं 126 इंटू 125 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं 126 फैक्टोरियल को। अगर 126 फैक्टोरियल की बात करें, 126 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं 126 गुणे 125 फैक्टोरियल, यानी कि अगर 125 फैक्टोरियल को हम कॉमन लेना चाहें पूरे पार्ट से तो ले सकते हैं। अगर इसमें से 125 जो है 25 फैक्टोरियल निकालना चाहे तो 125 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 126 बचेगा, 126 माइनस का, यहां से 125 पूरा निकल गया, माइनस का 1 बचेगा। ये बेसिकली आपका इक्वेशन बन गया 125 फैक्टोरियल और इनटू 125 बन गया, ठीक है, 125 बन गया। एक चीज है, आपको फैक्टोरियल में 5 की पावर, क्योंकि 2 की पावर हमेशा मैक्सिमम होती है तो हम मिनिमम पावर पे डिपेंड करते हैं शून्यों की संख्या, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले निकाल लेते हैं 125 फैक्टोरियल में, 125 फैक्टोरियल में कितना जो है 5 की पावर बनेगी, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 25 25, फिर 5 से आपने काटा, 5 25 25 हुआ, अभी 5 से एक बार और भाग जा सकता है, तो 5 1 के 5। अगर यहां पर पावर की बात करें 5 की तो कितना बन रहा है, 25 5 30, 1 31, यानी कि 31 पावर बन रहा है 5 की। ये बन रहा है किसमें, 125 की फैक्टोरियल में। अब 125 में भी तो कुछ बनेगा, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको 125 को, यानी कि 3 5 की पावर यहां बनेगी, ठीक है। 31 यहां बनी थी इसमें और 3 इसमें बनी, टोटल की बात करें कितनी बनी, 31 प्लस का
3 यानी कि टोटल 34 बन रहा है 5 की पावर, यानी कि 34 जीरो होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 डन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 6 गुणे 10 की पावर 8 गुणे 6 की पावर 10 गुणे 15 की पावर 12 गुणे 8 की पावर 14 गुणे 20 की पावर 16 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 25 की पावर 20 में क्या है, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी शून्य की संख्या फाइंड करनी है। सबसे पहले हम 5 का निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 मुझे दिख रहा है, 2 के बहुत से मल्टीपल हैं, इसलिए 2 की पावर हमेशा मैक्सिमम होगी। हम मिनिमम पे जाएंगे, मिनिमम के लिए हमको 5 फाइंड करना होता है। मैंने ये चीजें आपको कल भी बताई थी कि हमेशा जब भी जीरो की संख्या निकालना तो आप किस पे जाना, हमेशा आप मिनिमम पे जाना। मैक्सिमम निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको उसमें एक्सप्लेनेशन देना है, या हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं कि वहां पर हमको लिखना होगा, या यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं कि वहां पर लिखना होगा, जितने हम लिखेंगे उसी हिसाब से स्टेप वाइज मार्किंग होंगी। नहीं, आपको कंपटीशन में बैठना है, कंपटीशन में आपको आंसर निकालना है, आपको ऑप्शन कितनी जल्दी आप एलिमिनेट करके ऑप्शन मार के आते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमको दोनों का पेयर निकालने की जरूरत नहीं है। हमको देखा 2 के मल्टीपल ज्यादा है, 2 को छोड़ देते हैं, 5 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 इसमें दिख रहा है 4 पावर, 5 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 5, इसमें 5 कितना दिख रहा है, इसमें देखेंगे 5 कितना दिख रहा है, 4 में तो 5 मिलेगा नहीं। इसमें दिख रहा है 5 की पावर 8 बन जाएगी, क्योंकि 5 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको। 6 में 5 मिलेगा नहीं, 2 गुणे 3 होता है, इसमें आपका 5 मिल जाएगा, यानी कि 5 की पावर क्या हुई 12, 5 की पावर 12 यहां पर बन जाएगी। 5 गुणे 3 लिख सकते हैं 15 को। 8 में 5 मिलेगा नहीं, 20 में मिल जाएगा 5, तो 5 की पावर कितनी हुई, यहां पर 5 का पावर 16 हुआ, 5 चौक 20 लिख सकते हैं इसको। 10 में फिर 5 की पावर कितना हुआ 18 हो जाएगा। 25 की बात करें तो इसमें 5 की पावर 40 हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर इसमें 40 मिल जाएगी। ठीक है, टोटल 5 की पावर 40 मिल जाएगी। अब कितना हुआ पावर, 4 हुआ और 8 हुआ, 8 4 कितना हुआ 12 हुआ। अगर यहां पर 5 की पावर कितना हुआ 12 हुआ, 4 और 8, 8 4 12 हुआ, 12 5 12 और 12 और 8 4 12 और 12 फिर यहाँ पर। ठीक है, 12 24 हुआ, 24 और 16 कितना हुआ 40 हुआ, 40 और 40 कितना हुआ 80 हुआ, और यहाँ पर 18 कितना हुआ 98, यानी 5 की पावर टोटल 98 बन रही है। इसलिए शून्यों की संख्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ 98। 2 की पावर भी आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको 2 की पावर 2 दिख रही है, यानी कि 2 तो आएगा ही, प्लस यहाँ पर देखें तो नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर की पावर 6 रहेगा तो सीधे सीधे 12 मिल जाएगा आपको, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर पूरे के 6 है, तो ये 6 दूनी 12 यानी कि 12 हो गया। इसमें देखें तो 2 की पावर 8 मिल रही है, यानी कि 8 मिल जाएगा। इसमें देखें तो 10 मिल जाएगा 6 वाले में, और 15 वाले में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसमें मिल जाएगा। ये 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे का पावर 14, तो 14 तिया कितना होगा 42, 42 यहां पर हुआ। और 20 वाले में देखेंगे 5 चौक 20 होता है, यानी कि 2 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और उसका पावर 16, यानी कि यहाँ पर 32 हुआ आपका। और प्लस का इसमें देखें तो 2 की पावर कितना हुआ 18, यानी 18 हुआ, 25 में नहीं मिलेगा। टोटल अब जोड़ लेते हैं कितना ये बन रहा है। ठीक है, जोड़े तो 12 2 कितना हुआ 14 हुआ, 14 8 कितना हुआ 22 हुआ, 22 10 कितना हुआ 32 हुआ, 32 और 40 42 जोड़े 32 2 हो गया 34 और 34 और 40 74 हुआ, 74 और 2 कितना हुआ 76 और 76 30 106, 106 और 8 114, 114 10 124, यानी कि 124 बन रही है 2 की पावर। लेकिन मिनिमम पे डिपेंड करता है, तो 98 आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जहां पर आपको 2 के मल्टीपल ज्यादा दिख रहा है तो बिल्कुल आपको ऐसे करना है कि आपको स्किप कर देना है, 2 की पावर निकालना ही नहीं है। आपको हमेशा जो मिनिमम निकले, यानी कि 5 की पावर निकाल के आपको आंसर करके आना है। ये 2 निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि देखिए 2 में भी कितनी पावर होती है, जिससे आप क्लेरिफाई हो सके कि हाँ क्यों मिनिमम निकाला गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2.13636 के ऊपर बार है, ये क्या लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, फ्रैक्शन में ये आपको बेसिकली पूछना चाह रहा है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में ये कैसे लिखा जाएगा यही पूछना चाह रहा है। फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस का, इसको लिख सकते हैं 0
0.1366 के ऊपर बार। ठीक है, 2 को अभी हम छोड़ देते हैं यहीं पर बगल में। ठीक है, इसको हम बदलते हैं, इसको मैंने कल भी आपको बदलने का तरीका बताया था, 136 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा है 1। ठीक है, अपॉन मैंने बताया था जिसके ऊपर बार है उसके नीचे नीचे 99 होता है, और जिसके ऊपर नहीं है उसके 0 बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, इस वाले पार्ट को, इसको क्या लिखेंगे, 135 अपॉन 990। एक चीज करें, 9 से अगर हम भाग देना चाहें तो कितना, 9 1 के 9, 4 बचा 45, 9 बचे 45, 15 हुआ, और ये कितना हुआ, 110 हुआ। 9 1 के 9, 9 1 के 9। इसको भी और छोटा करना चाहें तो हम काट सकते हैं 5 से, 5 दूनी कितना हुआ 10, और 5 22 कितना हुआ 110। यानी कि ये बचा कितना, 2 प्लस का 2/22 बचा, या 5 तिहाई होता है, 5 दूनी नहीं होता, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 5 तिहाई 15 होता है। ठीक है, 5 से काट रहे थे तो 5 तिहाई 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, 3। ठीक है, यहाँ पर होता है 3, 5 तिहाई 15। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखते हैं 22। अब देखो, इसको डायरेक्ट ऐसे हम भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 सही 3/22। तो ये आपका आंसर कितना हुआ, 2 सही 3/22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार है 2 के ऊपर, यानी कि पहली संख्या के ऊपर 0.75 और 3 के ऊपर बार है 0.78 का योग क्या होगा, द सम ऑफ बार 2.75 एंड बार 3.78 इज। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब भी कभी आगे वाले डेसिमल के पहले वाले पार्ट में अगर जो है बार लगा रहे, इसका मतलब होता है -2। 2 बार कहीं लिखा है दशमलव के पहले तो इसका मतलब होता है -2। ठीक है, -2 होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप यहां पर देखिए, अगर यहां पर 2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं बार 2 प्लस का 0.75 लिख सकते हैं, प्लस का बार 3, और यहां पर प्लस का 0.78 लिख सकते हैं। बार क्या होता है, माइनस में होता है, बार क्या होता है, माइनस में होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं -2 और -3 एक ब्रैकेट में, प्लस का यहां पर लिख सकते हैं 0.75 और प्लस का 0.78। अब हम जोड़ लेते हैं, ये क्या हुआ आपका, हुआ माइनस का 5 हुआ, और प्लस का इन दोनों को जोड़े 8 5 13, 13 का 0, 13 का 3 हासिल 1। ठीक है, 7 7 14, 1 15, 15 का 5 हासिल 1 हुआ, और 0 के 1 हुआ, 2 अंक बाद दशमलव लगा, 1.35 हुआ। ठीक है, ये हुआ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि घट जाएगा। अगर घटाने की बात करते हैं तो इसमें से जब घटाएंगे तो पहली बात 1 पूरा घट जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 में इतना ये आप पार्ट आप फिर से इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इतना पार्ट आप फिर से जोड़ सकते हैं, यानी कि 1 अगर घटाएंगे 4, और ये पूरा 5 3, और यहां पर तब आपको ये अगर इस पे आप देखें। ठीक है, एक अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको -5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 1, अभी ऊपर बताया था आपको, प्लस का इसको लिख सकते हैं 0.53 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, आप यहां पर देख सकते हैं 0.53 लिख सकते हैं ना। अब यहां पर ये बताइए -5 और +4, ये -4 बनाएगा कि नहीं, और प्लस का कितना हुआ 0.53 हुआ। ठीक, -4 को मैंने आपको बताया कि इसको बार में भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 के ऊपर बार लगा दें अगर तो लग जाएगा, और दशमलव लगा के 5 3 यहां जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, यानी कि बार 4 और 5 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया, आशा करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका डन हुआ, यानी कि अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन था आपका, अर्थमेटिक सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब यहां से शुरू होता है आपका जो है एडवांस मैथ का पोर्शन। 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के थे, 10 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के हैं। अब देखते हैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस मैथ का पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या 10 सेमी और 8 सेमी के 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर काटते हैं। यदि PQ 12 सेमी है, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी x सेमी है, तो x का मान 1 स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है, इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं, ऐसे ये कह रहा है, एक आपको ऐसे, ठीक है, सर्कल है, और क्या कहा, एक दूसरे को बिंदु P और Q पर काटते हैं, यानी कि दूसरा वाला ये जो वृत्त है ऐसे है। ठीक है, यहां एक पॉइंट है P,
यहाँ एक पॉइंट है P और यहाँ पर Q, यानी कि P और Q पर दोनों काटते हैं। ठीक है, इनका इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि 10 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर काटते हैं। P और Q की हाइट दे दी, यानी कि ये वाली आपको हाइट दी है उसने कि ये 12 है। ठीक है, इसकी त्रिज्या आपको दी है, इसकी त्रिज्या आपको दी है, इसकी त्रिज्या आपको दी है 10। ठीक है, सेकंड वाले की त्रिज्या की बात करें, यहां से यहां तक ये दिया है 8। अब पूछ लिया आपसे ये वाली दूरी, ये दूरी आपकी क्या है, यानी कि इसका क्या है, इसकी वैल्यू आपको इसने कहा कि x है अगर उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो आप x की वैल्यू ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है यानी x की वैल्यू, ये आपको बताया भी गया होगा आपके कॉन्सेप्चुअल क्लास में कि 2r1 और r2 अपॉन pq होता है। ठीक है, इसको डिराइव भी किया जा सकता है, हो सकता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास जब बताई गई हो तो ये चीज आपको डिराइव करके बताया गया हो कि कैसे ये आता है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस क्लास में है तो डायरेक्ट हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये x बराबर 2r1 r2 अपॉन pq, ऐसे कंडीशन में आप सीधा 2 गुणे r1 की वैल्यू कितनी थी 8 गुणे r2 की वैल्यू कितनी थी 10 बटे क्या हुआ pq की वैल्यू हुई 12। आपको काट देना है, यहां से आप काट सकते हैं डायरेक्ट, 4 दूनी 8 हुआ। ठीक है, 4 तिहाई 12 हुआ, और यहां पर फिर आप 2 से नहीं काट सकते हैं तो आप गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ हुआ 40 बटा 3 हुआ। अगर काटेंगे तो लगभग हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 3 39 होता है, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, और 13 पॉइंट समथिंग आपका एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी 13.3 सेमी। ठीक है, 13.3 सेमी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन एडवांस मैथ का आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 16 सेमी और 9 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये चीज मैंने आपको एक दिन बताई थी। एक होता है TCT यानी कि ट्रांसवर्सल जो है आपकी टेंजेंट होती है, एक होता है DCD यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, एक होता है TCT यानी कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये दो प्रकार की है। मैंने आपको बताया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दो प्रकार की, एक है आपकी TCT, ठीक है, एक है DCT। ठीक है, ये है सीधी उभयनिष्ठ रेखा, ये क्या है सीधी उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, ये आपकी है क्या तिर्यक, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, तिर्यक यानी कि ये तिर्यक हुआ, ये सीधी हुई। ठीक, दो प्रकार की है। मैंने दोनों का आपको फार्मूला बताया था उस दिन, आपको TCT वाला क्वेश्चन कराया भी था। और आज क्या है, आज क्वेश्चन आपका किस पे है, DCT पे है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फार्मूले की बात करें तो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है कि उनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी माइनस का पहली त्रिज्या R1 माइनस का R2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में यही होता है। तो हमको पता है D की वैल्यू हमको पता है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं उभयनिष्ठ। अच्छा, कोई चीज ये बताइएगा, एक मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे मैं यहीं पे बना के बता देता हूं आपको, ये चीजें मैं इरेज करके, ठीक है, इसने कहा बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि अगर दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अब इनके केंद्रों के बीच की दूरी समझिए, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर इनके सेंटर्स हैं, इसको मिला दीजिए। एक बात बताइए, जो पहले वृत्त की त्रिज्या होगी वो यहां से यहां तक होगी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक होगी, यानी कि ये दूरी R1 होगी तो ये R2 होगी। अगर मैं केंद्रों के बीच की दूरी यहां से बात करूं, ये P है ये Q है, तो PQ बराबर आप क्या बोलेंगे, PQ बराबर यही बोलेंगे ना कि पहले R1 को जोड़ लो भैया और फिर R2 को जोड़ लो, यानी कि R1 और R2 जो त्रिज्याओं का योग होगा वही आपकी दूरी होगी। यानी कि स्पर्श रेखा जब स्पर्श बाह्यता स्पर्श करती है, कोई भी दो वृत्त
आपस में बाह्य का स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उन दोनों की त्रिज्याओं का योग होता है। ठीक है, तो एक चीज मुझे समझ में आ गई, 16 पहले की त्रिज्या है, दूसरे की त्रिज्या 9 है, 16 9 25 यानी कि 25 का आपका स्क्वायर इनके बीच की दूरी हुई, माइनस R1 की वैल्यू अगर 16 मान ले, 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 25 का स्क्वायर 625 हुआ। ठीक है, 625 7 सते 49। एक चीज बता दें कि यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूले का प्रयोग कर सकते थे अगर कैलकुलेशन ज्यादा टफ होती तो, ठीक है, इजी करने के लिए, लेकिन यहां पर हमको आसानी से कैलकुलेशन दिख रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 625 में से अगर 49 घटाएंगे तो कितना होगा, लगभग 500, लगभग क्या 576। ठीक है, 576। अब 576 आपको याद ही होगा कि 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 आपका करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आपको बता दें कि 1 से लेकर 30 तक तो मिनिमम आप स्क्वायर याद रखे रहें और 1 से लेकर 20 तक क्यूब जरूर याद रखे रहें, ये आपको कैलकुलेशन में काफी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक वृत्त के गुणों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत क्या है, ठीक है, एक वृत्त के व्यास अंत में खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, एक चीज बताइएगा, पहले इसमें स्टेटमेंट को देखिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए इसका केंद्र है, यहां से एक स्पर्श रेखा गई है, व्यास गया। ठीक है, अब स्पर्श रेखा क्या कह रहा है, व्यास के अंत में खींची गई, यानी कि एक व्यास के अंत में ये खींची गई और एक ये खींची गई। ठीक है, अब ये बताइए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, बिल्कुल समांतर हैं, ये भी समांतर होगी, ये भी समांतर होगी, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा स्पर्श रेखा, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एक सीधी रेखा पर अगर दोनों कॉर्नर पे 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। यानी कि यहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही हुआ। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जीवा के लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है। ये आपने थ्योरम ही पढ़ा है कि कोई भी सर्कल हो, उसके सेंटर से किसी जीवा पर अगर ऐसे उसमें लंब डाला जाता है, यानी परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, एक वृत्त का व्यास एक वृत्त पे की सबसे लंबी जीवा होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई इससे लंबी रेखा जो है पूरे वृत्त में नहीं हो सकती, यानी कि इससे लंबी जीवा कोई नहीं हो सकती है। जीवा अगर कहीं भी ड्रा करेंगे, आप ऐसे जीवा बनाएंगे तो हमेशा इस वाले से तो छोटी ही रहेगी जीवा। ठीक है, कहीं भी आप ड्रा करेंगे इससे इस वाले व्यास से छोटी ही रहेगी, यानी कि व्यास जो होता है वह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हुआ, यानी कि डी स्टेटमेंट गलत होगा। डी पर भी विचार कर लेते हैं, क्या ये कहना चाह रहा है, जीवा की लंबाई बढ़ने पर वृत्त के केंद्र की लंबवत दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, लंबवत दूरी बढ़ जाती है। अब एक चीज कह रहा है, जीवा की लंबाई बढ़ने पर, एक चीज समझिएगा, मैं इसी फिगर में आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, एक चीज समझिएगा, ये आपकी जीवा मान लीजिए, ठीक है, ये सेंटर है और जीवा यहां पर आपने खींचा और एक जीवा यहां पर खींचा। ये बताइए, अब जीवा की लंबाई आपको बढ़ने पर कहा है, पहले यहां जीवा की लंबाई थी, यहां से आप लंब डाले थे, तो ये वाली दूरी आपकी ज्यादा थी कि नहीं, ज्यादा थी। आप अब जीवा की लंबाई बढ़ाने के लिए इधर तो जाएंगे नहीं, हमेशा आप ऊपर की तरफ आएंगे तभी जीवा की लंबाई बढ़ेगी। अब आप यहां पे आ गए इस वाली जीवा पे, ये वाली दूरी आपको सीधा दिख रही है, ये कम होगी, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल विपरीत दिया है। जब जीवा की लंबाई बढ़ती है तो वृत्त का केंद्र से जो लंबवत दूरी होती है जीवा की, वो घटती जाती है, ना कि बढ़ती जाती है। इसमें लिखा है दूरी बढ़ती जाती है, ये गलत स्टेटमेंट हुआ। जब भी जीवा केंद्र के समीप जाएगी तभी वो लंबी होगी, तब और उसकी लंबवत दूरी घट जाएगी। ठीक है, कोई भी जीवा जितने ही केंद्र के पास जाएगी उतनी उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। इसीलिए तो केंद्र की लंबाई के पास जाते जाते जब केंद्र पे सेंटर पे पहुंचता है तो वो व्यास बन जाता है, और व्यास ही सबसे लंबी जीवा होती है किसी वृत्त की। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट पर हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था उसमें। ठीक है, इसकी बात करें, आपको दिया है नीचे दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, यक्स का मान ज्ञात करें, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज मैं बता दूं हमेशा, ठीक है, वैसे तो मैं यहां से ऐसे पैरेलल डाल के भी इसको ड्रा करके आपको निकाल सकता हूं, लेकिन एक चीज आप
हमेशा याद रखें, जब भी कभी ऐसे आपको कोई फिगर दे दे ऐसे, ठीक है, और ऐसे एक लाइन और ऐसे लाइन करें, तो हमेशा ये जान लीजिए ये वाली जो एंगल होती है और ये वाली एंगल इसका सम होती है, यानी कि इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। ये हमेशा याद रखे रहिए। पैरेलल लाइन से ही अभी मैं अगर इसको निकालना चाहूं, दो तरीके से मैं निकाल सकता हूं। इसको मैं निकालना चाहूं, इसको मैं ऐसे यहां से एक ऐसे पैरेलल लाइन डाल के ऐसे करके उसके बाद भी मैं इसको निकाल सकता हूं, और नहीं तो सीधा सीधा हम थ्योरम का प्रयोग कर लेते हैं इसका, जिससे हमको आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाए, ठीक है, टाइम ना लगे। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होता है, इनका सम होता है ये वाला एंगल, ठीक है। अब एक चीज हमको दिख गया, 110 डिग्री ये वाली एंगल, एक लाइन पर 180 ड्रा होती है, यानी कि ये वाली हमको मिल सकती है, यानी कि ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस का कितना हुआ, माइनस की बात करें तो माइनस आपका 180 माइनस का 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, तो ये कितना हुआ 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल हुआ 70 डिग्री। अब मैंने क्या बताया, इन दोनों का सम जो है इसके बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये एंगल कितना हुआ 70 और प्लस का ये एंगल कितना हुआ 35, ठीक है, 35 हुआ। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर कितना हुआ 70 और 30 105 हुआ, 35 105 हुआ, माइनस का 15 यहां से कर दें 15, तो ये कितना हुआ 15 घटा 95 हुआ 95, ठीक है। यहां पर क्या हुआ 5 90 हुआ, 95 नहीं 90 हुआ आपका, ठीक, ये कितना हुआ 90, ये आपका हुआ 90। अब x की वैल्यू की बात करें, x बराबर 90 में 2 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, आपने नोट नहीं किया होगा तो। ये कभी भी ऐसे आपको फिगर दे दे और दो लाइन ऐसे बीच में आके मिले, तो हमेशा ये वाली जो एंगल होती है और ये एंगल का सम हमेशा ये बीच वाला होता है, ये हमेशा याद कर लिए। नहीं तो आप ऐसे बिल्कुल पैरेलल लाइन इसके खींचकर इसको तब भी जो है प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसी से ये प्रूव हुआ है, कहीं अलग से नहीं आया है, वैसे पैरेलल लाइन डाल के ही प्रूव हुआ है। तो उसी हिसाब से आप डायरेक्ट ये याद रखिए, कभी भी ऐसा फिगर हो तो इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, दिए गए चित्र में यदि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं तो APQ 50 डिग्री है और PRD 127 डिग्री है, तो तथा x तथा y का ज्ञात कीजिए। x y ज्ञात करना, एक चीज समझ लीजिए, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों, तो ये एंगल इस एंगल का के बराबर होगा, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एकांतर कोण। 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, x की वैल्यू 50 डिग्री की मिल गई हमको, x की 50, x y हमको एक ही ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपको 50 दिख रहा है 50, तो इसलिए यही सीधा करेक्ट आंसर होगा। y की निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ, इस पूरे त्रिभुज का ये बहिष्कोण हुआ 127 डिग्री, 127 डिग्री है, ये बहिष्कोण हुआ, ठीक है। और इन दोनों के सम के बराबर होगा जो बहिष्कोण होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 127 माइनस का x लिख सकते हैं, माइनस का x लिख सकते हैं, तो 127 और माइनस का अगर 50 करेंगे तो ये कितना आएगा 77 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपको y निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको ऑप्शन ने दिखा कि पहला वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है, आपको पूरे विकल्प में पूरे ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं भी 50 डिग्री नहीं दिया है, और पहला ऑप्शन सिर्फ पहले ऑप्शन में 50 डिग्री दिया है, तो यही आपका आंसर हुआ, y निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना जाए उसके पहले आपको एक नजर ऑप्शन पे मार देनी चाहिए कि ऑप्शन क्या क्या दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने, कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देता है जिसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप बेसिकली आप पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद टाइम लगाएंगे, आपके हर क्वेश्चन में आप 15-20 सेकंड अगर 25 सेकंड भी बचा ले रहे हैं इससे करके कि अगली वैल्यू ना निकाल के, तो उससे आपको काफी फायदा होता है, 4-5 मिनट आपको लास्ट में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसलिए जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें आप समय देकर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी एग्जाम में, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, यदि AB 6 सेमी है, AC 5 सेमी है तथा BD की बात करें तो BD 3 सेमी हो तो DC का मान है, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज A है, त्रिभुज यहां पर B है और त्रिभुज यहां पर C है, ABC है और BAC का समद्विभाजक, यानी कि इन दोनों का एंगल का समद्विभाजक है इसका,
ये दोनों आपस में एंगल बराबर है, इन दोनों का समद्विभाजक है। और क्या कहा, ए बी 6 सेमी, ये पूरी रेखा 6 सेमी है, ठीक है, ये 6 है। AC 5 है, यानी कि ये 5 है। और क्या कहा, BD 3 है, B और D, ये D था तो BD ये 3 है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई। तो हमेशा आपको मैं एक चीज बता दूं, ये हमेशा याद रखना, आपको बताया भी गया होगा कि जब भी किसी त्रिभुज में अगर एंगल का समद्विभाजक खींचा जाए तो वो क्या करता है, अपने सामने वाली भुजा, इस भुजा को, जो वो भुजाओं के बीच बना जो कोण होता है, जो इनके ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि जहां से जिस शीर्ष से आप जिस कोण को समद्विभाजन किया जाए, जिसका आधा किया जाए, उसके जो साइड्स होते हैं, उससे जो साइड्स होते हैं, उसी साइड्स के अनुपात में वो अपने सामने वाली भुजा को विभाजित करता है। यानी कि 6:5 के ही अनुपात में ये वाली रेखा का विभाजन होगा, BC विभाजन। अब 6 की वैल्यू 3 दी थी, दिया है आपको, सीधा दिख रहा है 6 की वैल्यू 3 दी है, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब 6 की वैल्यू 3 है, यानी कि 6 को आधा किया गया है, 1/2 से गुणा किया गया है, तो 5 में भी 1/2 से गुणा होगा, यानी कि ये कितना होगा, 2.5। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए हैं आप। ठीक है, 16 नंबर तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दिए गए चित्र में AC कोण BAD का समद्विभाजक इस प्रकार है कि AB बराबर 3 सेमी, ठीक है, AC बराबर 5 सेमी, AC 5 सेमी है, तो CD की माप ज्ञात कीजिए। CD की माप की बात कर रहा है, ये माप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक चीज आपको दिख रही है कि ये 3 है, 5 है, आपको पता है 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये त्रिभुज जो है, ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें आपका एक भुजा 3 है, एक भुजा 5 है, तो ये भुजा कितनी होगी, 4 होगी, ट्रिपलेट है 3, 4, 5। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ट्रिपलेट जरूर याद रखें। ठीक है, तो 3 और 4 और 5 हो गया। एक चीज और दिख रही है मुझे, ये उभयनिष्ठ जीवा है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये एंगल आपस में बराबर ही होगा। यानी कि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, आपस में समरूप है। यानी कि ट्रायंगल अगर बात की जाए A, B और C, ये समरूप किसका होगा, ट्रायंगल A हुआ आपका, C हुआ और D हुआ। ठीक है, ACD और A, यहां पर ACB कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, क्रम सही लिखिए आप। ठीक है, A, C और B। ठीक है, ACB। ठीक है, ACB क्या हुआ, समरूप होगा ACD के। एक चीज आपको दिख रही है कि यहां पर एक चीज हम कह सकते हैं कि AC दोनों में कॉमन है, AC और यहां पर भी AC और AC का अनुपात, ये किसके, इसमें पूछा क्या है, CD पूछा है, यानी कि ये क्या होगा, CB अनुपाते CD होगा, समरूप है। AC और AC आपस में बराबर ही हैं, तो बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि एक चीज आप कह सकते हैं, CB बराबर CD होगा, CB बराबर CD होगा, तो CB आपका 4 है, तो CD भी आपका 4 होगा, इसलिए आपका 4 क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है C आपका करेक्ट आंसर हुआ, 4 सेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल ABC समरूप है PQR के, तो AB त्रिभुज RPQ के सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ABC के सर्वांगसम है, सर्वांगसम का सिंबल। यदि ABC PQR के सर्वांगसम है तथा ABC त्रिभुज इतने के सर्वांगसम नहीं है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य बताना है। इसमें से एक चीज देखिए, पैटर्न देखिए, जब भी आगे की 2 लेंगे तो यहां से भी 2 लेंगे अगर सर्वांगसम है। यानी कि एक चीज कंफर्म है, AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा PQ। ये हो गया। अब अगर पीछे की 2 भुजा लेंगे तो इसकी भी पीछे की 2 भुजा लेंगे, यानी कि BC बराबर क्या हुआ, BC बराबर हुआ QR। ठीक, अगर ये आगे का 1 ले रहे हैं, यहां एकदम पीछे वाला ले रहे हैं, तो इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, तो AC बराबर कितना हुआ, AC बराबर कितना हुआ, PR।
ठीक है, पी आर। अब यहां से कंपेयर कर लीजिए, इसने कहा कि क्यू आर और बीसी बराबर है, क्यू आर और बीसी बराबर है, बिल्कुल बराबर, ये स्टेटमेंट सही है। ए बी पी क्यू के बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्या है, ए सी पी आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ कि ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, हमेशा सर्वांगसम है, समरूप हो, उसका क्रम जरूर रखिएगा। क्रम हमेशा उसका जो लाइंस बराबर होती हैं उसी के क्रम में होता है, इसीलिए मैंने ए बी आगे से लिया, इसमें पी क्यू लिया, ए बी पी क्यू, और बी सी जो है बी सी आपका क्यू आर, और ए सी और पी क्यू आर। ठीक है, क्रम हमेशा याद रखिए, क्रम से ही डिफाइन होता है ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग का योग 1024 वर्ग मीटर है। समचतुर्भुज की भुजा क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज 1024 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द साइड ऑफ द रोम्बस? ठीक है, ठीक है, 1024 स्क्वायर मीटर इसकी अगर एरिया है, ठीक है, कोई भी समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है, तो ये बताइएगा, आपको बताना है इसका स्क्वायर एरिया नहीं है, बल्कि इसके क्या है, इसका जो है साइड्स है, साइड का स्क्वायर है, और उसके चारों भुजाओं का योग है, चारों भुजाओं का योग है। एक चीज बताइएगा, कोई भी समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लो ये साइड ए है, ठीक है, इसका इसने कहा ए स्क्वायर, भाई वर्क कर दो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हुआ, ये भी ए स्क्वायर हुआ, ये भी ए स्क्वायर हुआ, ये भी ए स्क्वायर हुआ, यानी कि चारों भुजाओं का अगर स्क्वायर करके योग करेंगे तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर होगा, यही होगा ना, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर की वैल्यू इसने दी थी 1000 कितना है? 24 है। 4 से अगर हम काट देते हैं, 4 से, तो 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हुआ, 4 पचे 20, फिर 2 बचा 24 हुआ, 4 से 24 हुआ, यानी कि ए स्क्वायर की बात करें तो ये कितना है? 256 है, 256। ए की वैल्यू की बात करें तो 16 होगा, क्योंकि आपको पता है 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? 16। 16 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आशा करता हूं सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेमी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसके विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है एक वर्ग है, ठीक है, मान लो ऐसे वर्ग है, इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, आपसे विकर्ण पूछ रहा है। इसने कहा कि इसकी जो साइड्स हैं वो 5-5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। एक चीज पता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस की बात करें, ये इसको मान लो ए, ये बी, ये सी और ए डी है। ठीक है, ए बी की लंबाई, ए सी की लंबाई इसने ये पूछना चाह रहा है, यानी कि ए सी विकर्ण हुआ, ए सी स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं, जोड़ दें दोनों, है, यानी कि या तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 पचे 25, 50 लिख सकते हैं, नहीं तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते थे आप। ठीक है, अब एसी की वैल्यू की बात करें, एसी बराबर होगा रूट में 50, रूट में 50, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 25 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 25, इसको लिख सकते हैं, यहां पर 25 से 5 निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट 2 बचेगा, यानी कि 5 रूट 2 इसकी लंबाई हुई। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक का दिया गया था और 10 क्वेश्चन आपको एडवांस का दिया गया था, पूरा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है। आशा करता हूं सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपको नेक्स्ट शीट आपको अगले दिन यानी कि मंडे को आपको दे दी जाएगी 12 बजे, और उसको शाम को फिर आपको 7 बजे सोल्यूशन करा दिया जाएगा। और इस तरीके से आप चैनल पे बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े रहें, वहां पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ दी जाती है, आप सॉल्व करें और उसके बाद फिर आप यहां पर आएं। और अगर आपने शीट नहीं सॉल्व की है तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।